हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कोमल एंड टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10 विज्ञान 2025 के किस चीज़ के बारे में 120 प्लस फॉर्मूले के बारे में, जो कि रिलेटेड होंगे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के। 4 मार्च का होगा आज महातांडव, क्योंकि 4 मार्च को आपका है विज्ञान का पेपर और इस विज्ञान के पेपर में हम धूम मचा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम को तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहला देखो हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोन, जिसे कि हम म्यू से दर्शाते हैं। इस 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? तो आप लोग को बता दिया जाए कि जो 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन होता है हमारे 10 के घाते -6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा? 10 के घाते -6 मीटर के बराबर होगा। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा? एंगस्ट्रॉम को देखो हम दर्शाएंगे a के पावर 0 से, तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारे किसके बराबर होगा? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा हमारे 10 के घाते -4 माइक्रोन के। और ये जो देखो हमारा, इसी को हम कितना लिख सकते हैं? जब देखो 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर है और 1 एंगस्ट्रॉम 10 के घाते -4 हो गया, तो इसी में हम क्या करेंगे कि जब इस 6 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे 10 के घात -10 मीटर हो जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 10 के घाते -10 मीटर। इसके आगे तीसरा वाला फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, चाल जो होता है जिसे कि हम भी से दर्शाते हैं, वो किसके बराबर होता है? इससे रिलेटेड तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने पेपर हल किया होगा, अर्धवार्षिक पेपर दिया होगा, प्री बोर्ड पेपर दिया होगा, तो सब में आपको पता होगा कि चाल भी बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर चौथा वाला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे सामने, औसत चाल बराबर क्या होता है? चाल तो सही है, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो जब औसत चाल की बात की जाएगी तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को हम ले लेंगे बटे कुल दूरी तय करने में लगे समय को ले लेंगे। देखो ये चाल बराबर यहाँ दूरी बटे समय है, जब औसत की बात कर दी जाए तो वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को ले लेंगे और औसत के लिए कुल दूरी तय करने में लगे समय को लेकर के हम भाग दे देंगे। कितनी आसानी से हमारा चाल के द्वारा औसत चाल का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर क्या है, वेग बराबर क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने, वेग बराबर विस्थापन बटे समय के होता है। सारी चीज़ों को एक काम कर लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोट डाउन करते हुए चलो, बहुत आसान है। 6वां फॉर्मूला क्या कह रहा है कि त्वरण a बराबर कितना होता है? त्वरण a जो होता है ये बराबर होता है हमारे वेग परिवर्तन बटे समय के। और देखो जो वेग में परिवर्तन है वो परिवर्तन होगा कैसे? तो वेग परिवर्तन को हम अंतिम वेग भी माइनस प्रारंभिक वेग u से भी लिख सकते हैं। यानी कि जब हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को निकालेंगे तो वेग परिवर्तन हमें मिल जाएगा और बटे में हम समय को लिख लेंगे। समय को हम t से दर्शाएंगे, अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से। तो त्वरण जिसे कि हम a से दर्शाते हैं, इन दोनों फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में जो भी हमारे सामने दिया हो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर 7वां वाला क्या कह रहा है, गति के समीकरण। हमारे सामने कुछ गति के समीकरण भी दिए होते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहला वाला क्या है, v बराबर u प्लस at। आपने सुना ही होगा, पढ़ाई होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। v बराबर u प्लस at होता है, जहाँ पे v हमारा अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, a हमारे त्वरण को डिनोट करेगा और t हमारे समय को डिनोट करेगा। कितना आसान सा है गति का समीकरण।
इसके बाद हमारा 8वां यानी कि गति का वो पहला समीकरण था, ये गति का दूसरा समीकरण है। यस बराबर 1/2 ut प्लस at स्क्वायर, जहाँ पे दीदी आपने यू तो हमें प्रारंभिक वेग बता दिया था, ए त्वरण को भी बता दिया था, टी समय को भी बता दिया था, लेकिन ये यस क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो यस है ये टी समय में चली गई दूरी के बराबर होगा। और फिर तीसरा वाला समीकरण क्या कह रहा है, जिसे कि मैंने 9वें नंबर पर रखा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v u और 2as के बारे में आपको पता ही है, यही हमारे गति के तीनों समीकरण हो जाएंगे। इसके बाद 10वें वाले फॉर्मूले की बात की जाए तो nवें सेकेंड में चली गई दूरी, nवें सेकेंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, s बराबर होगा हमारे, देखो दूरी को हम s से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 1/2 a कोष्ठ में 2n-1 के बराबर। इसके बाद 11 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, बल जिसे कि हम F से डिनोट करते हैं वो किसके बराबर होता है, तो बल होता है हमारे द्रव्यमान जिसे कि हम M से दर्शाएंगे गुणे त्वरण के बराबर, त्वरण को हम A से दर्शाते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो F बराबर हम देखते हैं M इंटू A, F मतलब बल, M बराबर द्रव्यमान और A मतलब त्वरण से हम देखेंगे। इसके बाद 12वें नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, संवेग जिसे कि हम P से दर्शाते हैं। इसके ऊपर दीदी ये एरो क्यों लगा हुआ है, तो देखो एरो लगा है क्योंकि ये एक सदिश वेक्टर राशि है, तो इसी के लिए इसके ऊपर हम एरो लगाए हुए हैं। संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू v के बराबर। और 13वें नंबर का क्या है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन बटे समय। द्रव्यमान को देखो हम m से दर्शा देंगे और वेग परिवर्तन को तो मैंने बताया ही था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग को u से, तो यहाँ से वेग परिवर्तन हमारा v माइनस u हो जाएगा और समय को हम t से दर्शा देंगे। इसके बाद 14 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय, बल को हम F से दर्शाएंगे और समय को T से, तो आवेग बराबर बल गुणे समय हो जाएगा हमारे सामने। इसके बाद 15वें नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, ये देखो जो ऐसे है ना इसको हम टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाउ। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण भुजा, बल को हम F से दर्शाएंगे और आघूर्ण भुजा को R से। इसके बाद 16वें नंबर का क्या है, दो वेक्टरों का परिणामी वेक्टर क्या होता है। यदि हमारे सामने दो वेक्टर राशियां हैं तो उनके परिणामी निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इसे हम दर्शाएंगे R स्क्वायर से, किसे, वेक्टरों के परिणामी को R स्क्वायर से बराबर, ये देखो दो वेक्टर हैं P और Q, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसके बाद 17वें नंबर का हमसे क्या कह रहा है कि कार्य W बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल F गुणे बल की दिशा में विस्थापन यस। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य को हम W से डिनोट करेंगे, बल को F से और बल की दिशा में विस्थापन को S से। और कार्य बराबर एक और चीज होता है 18 नंबर पे जो है W बराबर FS cos थीटा। दीदी W तो कार्य है, ठीक है आपने W को कार्य लिख दिया, ये FS और cos थीटा क्या है, तो F देखो बल है और ये जो थीटा है ये बल F और विस्थापन S की दिशा के बीच का बना कोण है।
इसके बाद 19वें नंबर वाला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, शक्ति P बराबर कार्य बटे समय। शक्ति P बराबर W बटे T याद रखो, या फिर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को हम P से डिनोट करेंगे, कार्य को W से और समय को T से। 20 नंबर का गतिज ऊर्जा K क्या है, बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा जिसे कि हम K से दर्शाते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे 1/2 mv² के बराबर। और ये तो गतिज ऊर्जा हो गई। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, तो 20 नंबर का फॉर्मूला हमारा क्या कहेगा, स्थितिज ऊर्जा V बराबर mgh, जहाँ पे m हमारा द्रव्यमान है, U तो आप लोग को स्थितिज ऊर्जा को ही दर्शा रहा है, G गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और h ऊंचाई हो जाएगा। इसके बाद 22वें नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, E वो किसके बराबर होता है, तो E बराबर हमने पहले से भी पढ़ के रखा है, E बराबर होता है mc²। दीदी ये E क्या है, M क्या है और C क्या है, तो E आपका ऊर्जा है, M हम द्रव्यमान को कहते हैं और C प्रकाश की चाल है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। इसके बाद 23 नंबर वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण F बराबर क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण F बराबर क्या होता है, ये होता है G(m1m2)r²। F हम किसे बोलते हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को। m1 × m2 क्या है, पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल है। r जो है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी को दिखा रहा है, और जो g है उसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², जिसे कि हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी कहते हैं। कोई पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान बताइए, तो आप बताओगे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को हम G से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर 24 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, मुक्त रूप से गिरी हुई वस्तुओं के लिए गति के समीकरण। अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरी है तो उसके लिए गति के समीकरण क्या होंगे, तो जो सबसे पहला वाला समीकरण था v बराबर u + at, इसमें हो जाएगा v बराबर u + gt। a के जगह हम g कर देंगे, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, h बराबर ut - 1/2 gt²। ut - 1/2 at² था ना, तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, a के जगह हम g को रख देंगे, जैसे कि हमने पहले में भी रखा था। ये हमारे 25 नंबर का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद 26 नंबर का क्या है, जो कि तीसरा वाला है, v² बराबर u² + 2gh। 27 नंबर का फॉर्मूला क्या कहेगा, दाब P किसके बराबर होता है, तो दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F/A। दाब को हम P से दिखाएंगे, प्रेशर क्योंकि हम इसे कहते हैं, बल को हम F से दिखाएंगे, फोर्स हम इसे कहते हैं, क्षेत्रफल को हम A से दिखाएंगे क्योंकि एरिया हम इसे कहते हैं। फिर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, आवृत्ति n बराबर कितना होता है, आवृत्ति n बराबर 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम T से दर्शाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर का फॉर्मूला क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल T किसके बराबर होता है। जो सरल लोलक होता है आपने पढ़ा होगा, हो देखो ये मत सोच करके चलो कि हमारा पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं आएगा और हम सब कर ही लेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो 7वां सबसे बेकार खराब पेपर रहता है वो आपको ही मिल जाता है, फिर आप सोचने लगोगे यार ये कौन सा पेपर है, बिल्कुल बेकार खराब, फिर बोलोगे किस्मत में नहीं था
अच्छा पेपर देना, ये वो। तो नौटंकी ना करो। क्या है ना कि सारे फॉर्मूले को पढ़ करके जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम में आ जाएं, हो सकता है कि टॉपर को वही पेपर भी मिले, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छे से करके टॉप कर जाए। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है कि आप लोग को सारी चीज़ें पढ़ाना, और आपकी जिम्मेदारी है कि सारी चीज़ों को पढ़ करके जाना। तो जो सरल लोलक का आवर्तकाल टी होता है वो किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन जी के। तो 2 ठीक है, पाई ठीक है, 22/7 या 3.14 हम मान रख देंगे। एल क्या है दीदी? एल देखो आपका है सरल लोलक की लंबाई, एल फॉर लंबाई लेंथ हम दिखाते हैं, जी फॉर गुरुत्वीय त्वरण जो कि पहले ही बता दिया था। 30 नंबर का फॉर्मूला है C/2 बराबर F-32/9, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि K-273/5। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इससे भी प्रश्न आ सकता है। मान लो ये है तो उसमें से किसी दो चीज का मान देगा, एक आपसे पूछ लेगा, तो बस इसी फॉर्मूले पर रख करके एक को निकाल दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात C क्या है? तो C है सेल्सियस पैमाने पर ताप, और ये F क्या है? F है फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप। C सेल्सियस पैमाने पर ताप और F फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप, और ये जो K है हमारा ये केल्विन पैमाने पर ताप है। इसके बाद 31 नंबर का क्या है? K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। 32 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है? Q बराबर MS डेल्टा T। दीदी ये क्या है? बहुत ही ऐसा लग रहा है बेकार सा। तो बेकार नहीं है, आपके एग्जाम में आ सकता है। Q ऊष्मा होता है, M द्रव्यमान होता है, S पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है, और डेल्टा टी ताप में वृद्धि होती है। इसके बाद 33 नंबर का फॉर्मूला क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी F होगी वो किसके बराबर होगी? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F R/2 के बराबर होती है। R/2 के बराबर, तो R क्या है हमारा? F तो फोकस दूरी है, लेकिन R क्या है? R है आपके दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसके बाद 33 नंबर का हमारा हो गया। 34 नंबर का क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहाँ पे ये F हमारा फोकस दूरी है, V हमारे प्रतिबिंब की दूरी है, और U हमारे वस्तु की दूरी है। लेंस के लिए देखो फॉर्मूला बदल जाएगा, लेंस के और दर्पण के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। 35 नंबर का क्या है? दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन M बराबर कितना होता है? I/O माइनस V/U, जहाँ पे I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु और O जो है हमारी वो वस्तु की लंबाई है। UV का मान तो मैंने आप लोग को पहले से ही बता दिया है, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो फटाफट से देख लीजिए वीडियो को थोड़ा पीछे करके। 36 नंबर का फॉर्मूला क्या है? अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना होता है? अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R। एक होगा हमारा आपतन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, सॉरी। 37 नंबर का क्या है फॉर्मूला? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? ए फॉर देखो हम एयर डिनोट करेंगे, वायु के म्यू मतलब अपवर्तनांक, M मतलब मीडियम माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो ए म्यू M बराबर किसके होगा? ए म्यू M हमारे बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। कितना ज़्यादा आसान है। इसके बाद 38 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है? 3 पारदर्शी माध्यमों वायु, जल तथा कांच के श्रेणी क्रम के पार प्रकाश का अपवर्तन होने पर
तो इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1। इस पे भी फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हल करने के लिए। मान लो 2 का मान दे दिया, एक आप लोग को निकालना हो गया। ए फॉर एयर, म्यू फॉर अपवर्तनांक को दर्शाएंगे, डब्ल्यू फॉर वाटर, जी फॉर ग्लास यानी कि कांच के लिए। इसके बाद 39 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, वस्तु की आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई में क्या संबंध है। कोई वस्तु है, अगर उसकी आभासी गहराई भी है, वास्तविक गहराई भी है, तो उसमें क्या संबंध होगा। आर म्यू डी बराबर क्या होगा, आर फॉर देखो हम रियल से दिखाएंगे यानी कि वास्तविक गहराई से, तो ये बराबर हो जाएगा वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई। सो सिंपल। 40 नंबर का क्या है, प्रिज्म कोण ए, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम, सिग्मा एम तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एम में क्या संबंध होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, दैट्स वाई आई हैव रिटेन हियर। एम यू जी बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 होल बटे साइन ए बटे 2। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं तो पढ़ती थी तो याद ही नहीं होता था, पर अब पता चला कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल 10th में ही नहीं, 11th और 12th में भी आएगा आप लोगों के लिए। फिर 41 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी 1/f किसके बराबर होगा। लेंस की फोकस दूरी जो है हमारे सामने 1/f, वो बराबर है 1/b माइनस 1/u के। सबसे पहले दीदी f क्या है, तो f है देखो लेंस की फोकस दूरी, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और u है लेंस से वस्तु की दूरी। इसके बाद 42 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता P किसके बराबर होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, इसका मात्रक भी पूछा जाता है तो डायोप्टर आप लोग याद रखोगे। लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f मीटर में यानी कि डायोप्टर। 43 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर f0/f(e) कोष्टक में 1 + f(e)/d। दीदी कुछ नहीं समझ में आया, f0 क्या है, f(e) क्या है, d क्या है, तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, धीरे धीरे सारी चीजें सिखा दूंगी। डी देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, f0 अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और f(e) अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। 44 नंबर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर f0/fe। इसके बाद 45 नंबर का फॉर्मूला, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई बराबर क्या होती है। खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो होगी हमारे f0 + fe के बराबर। 46 नंबर का है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, V/I बराबर R, जहाँ पे R आया तो नियतांक था लेकिन इसे हम प्रतिरोध की तरह देखेंगे। V विभवांतर को डिनोट कर रहा है, I प्रवाहित धारा को और R प्रतिरोध को। इसके बाद 47 नंबर का फॉर्मूला, Q बराबर I × T, Q आवेश, I धारा और T समय। 28 नंबर का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर RA/L। बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे इससे, सब कुछ याद करके जाना, एक भी नंबर हम नहीं छोड़ सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर RA/L। ρ तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए है, R प्रतिरोध के लिए, A क्षेत्रफल के लिए और L लंबाई के लिए हो जाएगा। 49 नंबर का क्या है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3।
इसके बाद 50 नंबर का फॉर्मूला क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में तो हमने देख लिया, बट समांतर क्रम के लिए क्या होगा, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और 51 नंबर का W बराबर क्या होगा, W बराबर QV बराबर VIT बराबर V²/T/R या फिर I²RT। तो जो भी आएगा, जिससे भी निकलेगा हमारा आंसर, जिसका भी मान दिया रहेगा, उसे ध्यान में रखते हुए हम W का मान निकाल लेंगे। लेकिन दीदी आपने इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया, आखिर ये है क्या, तो W व्यय ऊर्जा कार्य है, Q आवेश है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, T समय है और R हमारे प्रतिरोध को दर्शाएगा। इसके बाद 52 नंबर का फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत सामर्थ्य P बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय। विद्युत सामर्थ्य जिसे कि हम P दर्शाएंगे वो बराबर होगा व्यय ऊर्जा W बटे समय T के। तो फिजिक्स तक हमारा यहाँ पर पूरा हुआ, हमें केमिस्ट्री का भी तो देखना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट हो और तत्वों के नाम उनके संकेत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तत्वों के नाम उनके परमाणु क्रमांक और संकेतों के साथ सबसे पहले हम 30 तत्वों के नाम उनके परमाणु क्रमांक और संकेतों को देखेंगे। इसके बाद हम आगे के फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। देखो सबसे पहला क्या है हमारे सामने, हाइड्रोजन H1। आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो ताकि आप लोग को याद हो जाए। हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियान Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्यूमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, स्कैंडियम Sc21, टाइटेनियम Ti22, वेनोडियम V23, क्रोमियम Cr24, मैग्नीज Mn25, आयरन Fe26, कोबाल्ट Co27, निकिल Ni28, कापर Cu29, जिंक Z33। तो 30 के हमारे नाम पूरे हो गए और आप लोग को याद भी हो गया होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कुछ पदार्थों के नाम उनके रासायनिक सूत्रों के साथ। जैसे कि देखो क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे सामने है नमक, जिसे कि हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड। इसे हम, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। दूसरा है मतलब 65 नंबर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। ऐसा नहीं है कि ये आप लोग को काम नहीं देगा, बहुत काम देगा, अच्छे से देख लो इसे। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसके बाद जल का है H2O, ये तो सबको पता होगा। कास्टिक सोडे का NaOH, जो नहीं पता होगा सब याद करते हुए जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। कास्टिक पोटास KOH, फेरस सल्फेट FeSO4, कापर सल्फेट CuSO4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सिल्वर क्लोराइड AgCl। जो जो नहीं याद होगा सब याद करते हुए चलना, कहीं भी पेपर में लिखने के लिए आ जाएगा।
पोटेशियम क्लोराइड KCl, चूना पत्थर संगमरमर CaCO3, ग्लूकोज C6H12O6, चीनी C12H22O11, नौसादर NH4Cl, यूरिया NH2CONH2, एसीटोन CH3COCH3, एथिल एल्कोहल C2H5OH, बेंजीन C6H6। इसके बाद अगला है मेथेन, जिसका कि फॉर्मूला ज़्यादातर लोगों को पता होगा CH4। इसके बाद हमने कुछ रखे हैं नाम, प्रतीक और संयोजकता को आप लोग के सामने। जैसे कि देखो एल्युमिनियम है, इसका प्रतीक होता है Al3+ और संयोजकता होती है 3। अमोनियम हमारे पास है, जिसका प्रतीक होता है NH4+। और देखो ये जो प्लस इसके ऊपर जितने में भी घात के रूप में रहेगा ना, वही हमारी संयोजकता हो जाएगी। पूरा देखते हुए चलना। जैसे कि अमोनियम का NH4+ है तो संयोजकता हमारी 1 हो जाएगी। कोबाल्ट है CO2+, संयोजकता 2। तांबा यानी कि कॉपर Cu2+, संयोजकता 2। इसके बाद लोहा Fe2+, संयोजकता 2। इसके बाद है सीसा Pb2+, इसके ऊपर भी देखो 2+ है तो संयोजकता यही तो 2 हो जाएगी हमारी। इसके बाद 93 नंबर का हम क्या देखेंगे, जो कि है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता होगा तो याद करने की तो ये ज़रूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आखिरी में यही आएगा और ऊपर वही प्लस चार्ज लगेगा। तो मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है तो संयोजकता हमारी 2 हो जाएगी। अगला है मैग्नीज Mn2+, संयोजकता इसकी 2। पारा, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, संकेत हो जाएगा इसका संकेत Hg2+ और संयोजकता 2। निकिल Ni2+, संयोजकता 2। पोटेशियम K+, संयोजकता 1। चांदी सिल्वर Ag+, संयोजकता 1। सोडियम Na+, संयोजकता 1। जस्ता या फिर जिंक Zn2+, 2+ है तो संयोजकता तो 2 हो जाएगी। ध्यान देना, यहाँ तक हमने सारे प्लस वाले को देखे हैं, इसीलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम ऋण मूलक एवं उनकी संयोजकताओं को देखेंगे। धन मूलक और संयोजकताओं को तो देख लिया, अब ऋण मूलकों को भी देख लिया जाए, क्योंकि ये भी पीछे नहीं है, आपके एग्जाम में ये भी आते हैं। देखो है फ्लोराइड F-, संयोजकता हो जाएगी 1। क्लोराइड Cl-, संयोजकता 1। ब्रोमाइड Br-, संयोजकता 1। आयोडाइड I-, संयोजकता I, सॉरी इसे मैंने I लिख दिया, संयोजकता 1 हो जाएगा हमारा। सल्फेट SO4 2-, संयोजकता 2, क्योंकि यहाँ पे 2- लगा हुआ है। हाइड्रोक्साइड OH-, संयोजकता 1। ऑक्साइड O2-, संयोजकता 2। हाइड्राइड H-, संयोजकता 1। इसके बाद अगला वाला है हमारा पेरोक्साइड O2 2-, संयोजकता 2 हो जाएगी। कार्बोनेट CO3 2-, संयोजकता 2 हो जाएगी। अगला है इसके बाद 111 नंबर का, जो कि है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को देखो हम E से दर्शाते हैं, नाम ही है इलेक्ट्रॉन। इस पे ऋण आवेश होता है। द्रव्यमान इसका 9.1 × 10⁻28 होगा। पूछा भी जा सकता है और याद नहीं होगा तो पेपर में लास्ट में दिया भी होगा। आवेश है इसका -1.6 × 10⁻19 कूलाम और खोजकर्ता है जे थॉमसन। 112 नंबर में प्रोटॉन P क्या है, 1.67 × 10⁻24। आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम और खोजकर्ता हो जाएंगे हमारे गोल्डस्टीन। इसके बाद 113 नंबर का क्या है, न्यूट्रॉन, जिसे कि हम N से दर्शाते हैं। इस पर द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻24, उसी के बराबर प्रोटॉन के ही
परंतु आवेश इसका शून्य हो जाएगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना, इस पे प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता। प्लस होगा प्रोटॉन पे और माइनस होगा इलेक्ट्रॉन पे। इसके बाद अगला इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक जी ने। 114 नंबर का क्या है, परमाणु क्रमांक Z बराबर, परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या P। 115 क्या है, द्रव्यमान संख्या A बराबर P प्लस N। P तो देखो प्रोटॉनों की संख्या है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ये जो N है इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके बाद अगला वाला हमारे सामने क्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या n किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या n होती है हमारे a माइनस जेड के बराबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम a से डिनोट करेंगे और परमाणु संख्या को z से। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले का महातांडव। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू शुड लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।